नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। ट्विटर के बहाने सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, बोली वो हमें करना चाहते हैं जमींदोज। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ट्विटर पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, वह उसे जमींदोज करना चाहती हैं। इसी तरह से वो मुझे भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं। उन्हें यह बंद करना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि चक्रवात याद से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल को कोई राशि नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर को कथित तौर पर नियंत्रित करने की भाजपा केंद्र सरकार की कोशिश की बृहस्पतिवार को निंदा की। उन्होंने दावा किया कि केंद्र माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को प्रभावित करने में असफल होने के बाद अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने इसकी तुलना अपनी सरकार से करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साथ भी केंद्र ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मैं इसकी निंदा करती हूं। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला, कहा 31 जुलाई तक घोषित करेंगे रिजल्ट। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के लिए ग्रेड अंक देने के लिए अपने मूल्यांकन मानदंड प्रस्तुत किए। बोर्ड के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के परिणामों को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा और 31 जुलाई तक परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा। इसी तरह से 11वीं के 5 विषय में से एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल्स के नंबर लिए जाएंगे। सीबीएसई ने कोर्ट को बताया कि 10वीं के नंबर 30%, 11वीं के नंबर 30% और 12वीं के नंबर 40% वेटेज दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो छात्र वर्तमान तंत्र के माध्यम से अंक या ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं हैं, वे कोविड की स्थिति बेहतर होने पर परीक्षा बेहतर कर सकते हैं या अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। जुए पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाएगी यूपी सरकार, 3 साल तक की हो सकती है जेल। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार अब सख्त कानून के साथ ही सार्वजनिक रूप से जुए पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार राज्य विधि आयोग ने एक नए कानून के लिए मसौदा प्रस्तुत किया है जो सार्वजनिक जुए को प्रतिबंधित करता है। इसमें ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के विभिन्न रूप शामिल हैं और उन्हें गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में रखने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पब्लिक गेमिंग विधेयक शीर्षक से मसौदा रिपोर्ट राज्य विधि आयोग की अध्यक्षता में तैयार की गई है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति NN मित्तल ने की। रिपोर्ट को इसी सप्ताह की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी को सौंपा गया था। बिल में अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। इस नए कानून का मसौदा ऑनलाइन जुए की तेजी से बढ़ते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वर्तमान में सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत केवल 1 साल के कारावास और 1000 रुपये की जुर्माने की सजा है। इसके बाद न्यायमूर्ति NN मित्तल ने कहा कि कौशल और मौके के खेल में अंतर होता है। गेम ऑफ स्किल के तहत खेले जाने वाले गेम कार्ड दंडनीय नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई परिवार अपने घर में अनुष्ठान और मनोरंजन के लिए ताश खेलता है और वहां कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं है तो यह दंडनीय नहीं होगा। किसान आंदोलन में दिल दहला देने वाला बर्बरता आया सामने। ग्रामीण को पहले शराब पिलाई और फिर शहीद का नाम देकर जिंदा जलाया। जी हां, आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के बाईपास गांव पर कसार के निकट किसान आंदोलन में गए गांव कसार के ही एक व्यक्ति को तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति को कुछ ही घंटों के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। जिंद के एक आंदोलनकारी पर तेल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगा है। घटनास्थल पर आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है। आंदोलन में शहीद होने का नाम देकर कसार निवासी मुकेश पर तेल छिड़का गया और फिर आग लगाई गई। इससे पहले उसे शराब भी पिलाई गई थी। मृतक के भाई के बयान पर पुलिस ने मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या के आरोपी अभी फरार है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्या के कारणों का भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है।
WHO और एम्स के सर्वे में दावा, तीसरी लहर में बच्चों को नहीं रहेगा विशेष खतरा। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है। कोरोना से होने वाले दैनिक मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना के नए केस 1 लाख से कम दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना के दैनिक मरीजों में वृद्धि दर्ज की गई है। देश में बीते 24 घंटों में 67,208 कोरोना के मरीज मिले हैं और 2,330 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों का अधिक प्रभावित होने की आशंका बहुत कम है। सर्वे में वयस्कों के मुकाबले बच्चों में SARS-CoV-2 सीरो पॉजिटिविटी रेट अधिक था। यह सर्वे 5 राज्यों में किया गया था, जिसमें 10,000 सैंपल्स लिए गए थे। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पशुपति कुमार पारस, कार्यकारिणी की बैठक में हुआ चुनाव। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे विवादों के बीच लोजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया, जिसमें पशुपति पारस को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी के अंदरूनी विवादों को देखते हुए पारस गुट की तरफ से चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे सूरजभान सिंह ने कंकड़बाग स्थित अपने आवास पर चुनाव कराने का फैसला किया था। सुबह 10 बजे ही आवास पर लोजपा के बागी नेताओं ने बैठक शुरू कर दी थी। बैठक में पार्टी के 4 सांसदों और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में लोजपा सांसद पशुपति पारस, सांसद महबूब अली कैंसर, सांसद बीना देवी, चंदन सिंह मौजूद रहे। उत्तर भारत में 27 जून तक होगी मानसून की बारिश, दक्षिण में जमकर बरसेंगे बदरा। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों को बारिश के लिए अभी और भी इंतजार करना होगा। भारत के मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि मानसून के राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। यह जानकारी देते हुए बृहस्पतिवार को विभाग ने कहा कि बहरहाल गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में आगामी 2 या 3 दिनों में इसकी धीमी प्रगति होगी। मानसून की उत्तरी सीमा दीव, सूरत, नंदरबार, भोपाल, नेंगोंग, हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, अंबाला और अमृतसर से होकर गुजर रही हैं। IMD ने पूर्वानुमान में कहा है कि मानसून राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पहुंचने के लिए वायुमंडलीय स्थिति अनुकूल नहीं है। इसके बाद आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले पूर्वानुमान जताया था कि मानसून 12 दिन पहले ही 15 जून तक दिल्ली पहुंच जाएगा। मानसून सामान्य तौर पर 27 जून तक दिल्ली पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।